Please welcome Shweta ma'am. नमस्कार मैम, वेलकम टू द Yes, पॉडकास्ट। thank you so much. फाइनेंशियल जर्नी जो हमने देखा है, मेन के मुकाबले जो वुमेन्स है वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स डिलीवर करती हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक लैक दिखता है। तो इसके पीछे का क्या मेन रीजन है? Um, this is a very good question. इसमें वुमेन्स का लैक क्या होता है जो मुझे समझ में आता है, इट्स हमारी अपब्रिंगिंग राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड इन द स्पेशली इन द इंडियन सिनेरियो। इट इज बीइंग फाउंड कि ये मेल डोमेन है, यू नो पैसे को कौन हैंडल करेगा, पापा, ब्रदर, हस्बैंड। सो ये उनका फोर्टे है। दो स्टिल थिंग्स हैड चेंज, इतना बदल गया है आज का जमाना इतने पिछले सालों से। द जर्नी विच आई हैड सीन फ्रॉम माय ग्रैंडमदर, मेरी मम्मा और टू मी, द थिंग्स हैड चेंज। वी आर वर्किंग, अभी हम अर्न कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो दिमाग में बैठा हुआ है कि शायद हम अच्छा मैनेज नहीं कर सकते, दो वी मैनेज एवरीथिंग। अगर हम वुमेन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है जो वर्किंग है और दूसरी हमारी होम मेकर्स, तो क्या एक राइट, हाउस वाइफ भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है बिना एक्टिव बिल्कुल इनकम हो के? सकते वो हैं, बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ समझने की जरूरत क्या है यहाँ पे कि पैसे को हम सब जानते हैं, राइट। हम जो, अगर मैं दोनों कैटेगरी की बात करती हूँ, जो वर्किंग वुमेन है तो वो तो ऑफ कोर्स अर्न कर रही है, एक सैलरी आ रही है, स्टिल उनके अंदर एक हिच है कि सैलरी स्लिप कैसे पढ़ा जाता है या टैक्सेशन कैसे देते हैं। सो वो एक उनका ब्लॉकिंग है, ऑब्स्टेकल उनके साथ में है। बट जो होम मेकर्स हैं उनको लगता है कि पैसा पैसा इन्वेस्ट करना उनको सबसे बड़ा एक टफ फेज लगता है। सो वहां पे क्या होता है, आप पूरा घर मैनेज करें, राइट फ्रॉम द ग्रोसरी, बच्चों का एडमिशंस, आपके बिल, सारे एवरीथिंग आप मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए, आप ऑफ कोर्स अपना खुद का एक अच्छा सा एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकती हैं जहाँ पे आप अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सो थिंग्स बिकम्स मच मोर क्लियर, राइट। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आपकी इनकम कितना है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, सबसे बेसिक पिलर्स। आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस घर के पता है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है दैट इज योर मनी। आप उस पैसे को आप सेव करेंगे या आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक। तो वहां तक की जर्नी तो हम सब करते हैं। आपने अर्न किया, आपने स्पेंड किया, आपने कुछ पैसा बचाया। अब उस पैसे को बचाने के बाद आप जो उस पैसे के साथ में करते हैं, वो वहां पे आपका एक पोर्टफोलियो डिजाइन करता है, आपका पैसा ग्रो करा के देता है। दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, या तो आप उनको एसेट्स में बनाते हैं या आप लाइबिलिटीज लेते हैं, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो पीपल गेट टेम्प्ट कि अच्छा नहीं, ठीक है, फीमेल्स स्पेशली, हम घर ले लेते हैं या गाड़ी बड़ी कर लेते हैं, हम घर रेनोवेट कर लेते हैं। सो वहां से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी ये जरूरत है कि आपकी ये वांट है, नीड एंड वांट। सो एज बीइंग अ फीमेल, आपको चीजें पता है, ऑलरेडी पता है कि ये यहाँ पे मुझे और बेनिफिट करके जाएगा या मेरे पैसे को हैम्पर करेगा। सो आपको अपना पैसा ग्रो करना है, बड़ा करना है, या फिर आपको ठीक है, एक बेसिक मेरे पास इतनी चीजें हैं, इतना होता है ना वुमेन्स का, मच मोर अटैचमेंट टू देयर वॉलेट एंड टू देयर पर्स। सो वहां पे तो बेसिक चीजें क्या, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके लिए और उसको इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं कि वुमेन्स में एक शट क्यों रहता है, इट्स ऑल इन द माइंडसेट, जस्ट अ शिफ्ट इन द माइंडसेट। जब हम इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, कर रहे हैं, यूपीआई हैंडल कर रहे हैं, फोन पे बैंक्स हैंडल कर रहे हैं आजकल, सो थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। इट्स ऑल अबाउट अवेयरिंग योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ इन द अवेयरनेस कि ये क्या चीज है, देयर इज नथिंग, नो रॉकेट साइंस इन दिस। तो जब आप उस पर्सपेक्टिव से पैसे को देखते हैं तो आई डोंट थिंक कि फिर मेल एंड फीमेल में कुछ डिफरेंस आता है इन्वेस्टमेंट को लेके। जो वुमेन्स अभी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रही हैं, उनके लिए क्या इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए? सेविंग से लेके डाइवर्सिफिकेशन तक एक बेसिक रोड मैप क्या हो सकता है मैम? ओके, सो अगर हम यहाँ पे एक बेसिक रोड मैप की बात करते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस कि हमें चाहिए क्या। हम एक्चुअली अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं, वी रियली वांट टू वर्क ऑन दिस। तो उसके लिए हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें उससे बचना नहीं है कि नो एक बना ले कि हम पीछे जा रहे हैं, नो, लेट इट फेस। तो जब हम फेस करेंगे तो हमें जब बेसिक फाइनेंशियल जो जार्गन्स वर्ड होते हैं ना, बड़े बड़े, इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग, हम वो सुन के ही डर जाते हैं। तो उसे डरना नहीं है, उसको थोड़ी समझने की जरूरत है। वी आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो जहाँ पे आप फोन पे यूट्यूब खोलते हैं, थोड़ा सा ये भी अगर हम अपने आप को अवेयर करते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में, सो क्लैरिटी वहीं से मिल जाती है। तो बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस के बाद आपको आपका सेविंग, इन्वेस्टिंग, ये सब चीजें पता रहेंगी। उसके बाद
आपका जो इम्पोर्टेंट थिंग होना चाहिए वो हम हर फीमेल करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल फील्ड में हम नाम अलग दे देते हैं, इमरजेंसी फंड, राइट। आपके दादी नानी सबके पास में एक गुल्लक मिल जाएगी कि जो उन्होंने पैसे बचा के रखे होंगे कि जहाँ टफ टाइम आएगा तो हम यहाँ पे आपको दे सकते हैं, तो वो आज भी है। बट डिफरेंस क्या आया है, अगर आप उस इमरजेंसी फंड को बजाय अपने कबर्ड में रखने के, अपने वॉलेट में रखने के, आप उसको इन्वेस्ट करें। बैंक हम जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, सो वो पैसा कुछ इंटरेस्ट देके जाएगा एक्स्ट्रा, सो वो उस एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए यू नीड टू जस्ट गो टू द बैंक और द पोस्ट ऑफिस एंड टू से कि इसमें कितना मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आपका इमरजेंसी फंड आपको बजाय सिमिलर स्टैग्नेंट वे में पावर ऑफ मनी कम करने के बजाय आपको वो थोड़ा ग्रो करके देगा। सो पहले हमने बात की बेसिक हमें पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट सेविंग के बारे में, उस मनी को देन आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस इन प्लेस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले इंश्योरेंस, हम सोचते हैं कि अरे हम प्रीमियम दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, 2 साल 3 साल दिया से, नो, दिस इज जस्ट, चीजें नहीं होती गुड, बट व्हेन द थिंग्स हैपन तो बहुत बड़ा आपको आपके सेविंग्स पे, आपके इन्वेस्टमेंट बहुत डेंट देके जाते हैं। सो बीइंग अ फीमेल, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने को इंश्योर करें ताकि हमारी वजह से कुछ एक ऐसे इफेक्ट नहीं आए, फाइनेंशियल इम्पैक्ट पे नहीं फर्क पड़े। उसके बाद आपकी गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हम लाइफ जीते हैं, चीजें आती जाती हैं, हम करते जाते हैं, ठीक है। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कोचिंग भी आएगी, ट्यूशंस भी आएंगे, उनके बड़े कॉलेजेस भी आएंगे, सो हम वी विल जस्ट लीव ऑल दिस थिंग टू मेन। एडमिशन अच्छा वो देखेंगे, बात किससे करनी, काउंसलर से वो करेंगे, नो, वी कैन प्लान इट आउट। तो जब हम गोल डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं हम होम में करें, नो, इट्स अप टू अस कि जैसे जब हम अपना एक प्लान आउट बनाते हैं तो उसमें गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ की जर्नी में आपके कहाँ पे कितना अमाउंट लगेगा। तो उसके हिसाब से जब आप चीजें क्लैरिटी होती है कि मुझे यहाँ पे इतना लगना है, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, तो वहां से चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आपका छोटा ही इन्वेस्ट करिए, अपना खुद का एक अकाउंट होना चाहिए। अब वो अकाउंट आपका पर्सनल बहुत सारी किटी को मैनेज करता है। सो एवरी वुमेन शुड हैव देयर ओन पर्सनल अकाउंट जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करें, दैट इज देयर लर्निंग। उनका रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा हो रहा है, उनका पर्सनल फंड है। अब वो वहां पे छोटी छोटी चीजें जो हम घर में बहुत चीजें बचा सकते हैं, अगर हम एक प्लानिंग बना लेंगे, हमें हर महीने ऑटो डेबिट जा ही रहा है, आपके मंथली बजट से आपने 500 रुपीज निकाले एंड कीप इट असाइड, सो गुड अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग कलेक्टेड मंथ के आखिरी में, और आप उसके SIP कर सकते हैं, तो वो आपका फंड है। अब वो आपका इमरजेंसी फंड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, आपका वो रिटायरमेंट कॉर्पस के फॉर्म में ऐड ऑन हो सकता है, आपकी पर्सनल कुछ भी आपको अपस्किल करना है, अपग्रेड करना है, सो दैट्स योर मनी। सो योर मनी से आपकी इमोशनल सिक्योरिटी बड़ी बनती है एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस मच अमाउंट आई एम हैविंग बीइंग अ होम मेकर। एंड डाइवर्सिफिकेशन is being said कि women are being more tempted to gold, उनका जो क्या कहते हैं प्यार है सोने की तरफ बहुत ज्यादा होता है। सो एक कोशिश ये करें कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको वेल डाइवर्सिफाइड रखें। डाइवर्सिफाइड एक अगेन बहुत बड़ा जार्गन वर्ड लगता है, डाइवर्सिफिकेशन तो बड़े बैंकर्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ में रखें, FD में रखें, आपका लिक्विड फंड्स में रखें, आपका छोटा रियल एस्टेट भी हो गया, आपका थोड़ा गोल्ड भी हो गया, डिजिटल गोल्ड भी हो गया, नॉट डिजिटल गोल्ड, दो दे आर डिफरेंट वन, आप गोल्ड ETF में कर सकते हैं। सो आप अपने जब चीजें अलग अलग रखते हैं तो इम्पैक्ट इजी, बहुत हैवी नहीं आता है। सो आप आराम से चीजें एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड गोल आपको फुलफिल होती है। एंड अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है थोड़ा रिव्यू करते रहे। सो रोड मैप की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल मेरे हिसाब से, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं, बहुत सीधा रखते हैं, इतनी इनकम आई, इतना मेरा खर्चा हुआ, एंड यहाँ से मैंने ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स आए, इस वजह से मैंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, आई एम इंश्योर्ड एंड आई एम जस्ट पुटिंग माई प्लान इन प्लेस। मेरे गोल्स बहुत क्लियर है, किस गोल में कितना पैसा कब लगना है, आई एम क्लियर विद दैट एंड मैं रिव्यू कर रही हूँ। सो इफ एनीवन फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स, सो ऑफ कोर्स द पैसा बढ़ेगा ही, ग्रो ही करता है, एंड दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। आपने 3 चीजों की बात करी, गोल्ड, इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड। तो सबसे पहले मैं गोल्ड की बात करना चाहूंगी कि जो इंडियन वुमेन्स है उनका एक इमोशनल कनेक्ट होता है गोल्ड से, और अक्सर वो इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर गोल्ड ज्वेलरी ले लेती है,
लेकिन हाँ। क्या ये गोल्ड ज्वेलरी लेना इफ़ेक्टिव है, इम्पोर्टेंट है, या उसकी जगह डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना एक बेटर चॉइस रहेगी? सी हम यहाँ पे बीइंग एन इंडियन फीमेल, इंडियन वुमेन, हमारा अगेन मैंने कहा जैसे हमारा वायरिंग है, सो वैल्यू सिस्टम है, तो हमारे यहाँ हर चीज में गोल्ड देना, हम कनेक्ट करते हैं, नहीं बेटी की शादी होगी तो इतना तो देना है। एंड जिससे सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, पीपल के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। सो जब आप गोल्ड खरीदते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, तो आप ये चीज समझिए कि सब चीजों की प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। कोई भी चीज पूरी 100% सही नहीं होती, 100% गलत नहीं होती। अगर आपकी नीड है, आपका इमोशनल कनेक्ट है, आपको अपनी बेटी को देना है, बहू को देना, वॉट एवर द थिंग, सो ठीक है, उसको वो हम एट द एंड कमाते इसलिए हैं कि हाँ अपनी ये चीजें, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए। दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन वुमेन। सो वहां पे ये रखिए कि वो पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज आज की डेट में हम नहीं देखते कि हम गोल्ड निकाल के हम सेल करते हैं और अपने खर्चे पूरे करते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। कोई करता है? नहीं। हम खरीदते हैं, पहनते हैं, देन हम लॉकर में रख देते हैं। अब उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, आपका मेकिंग कॉस्ट जाता है, आपका लॉकर का कॉस्ट जाता है, आपका क्लैरिटी, आपका प्योरिटी जो होता है गोल्ड का, द टाइम यू जस्ट चेंज करते हैं, और मोस्ट ऑफन हम करते नहीं हैं। So Indian accounts में there are millions and tons of golds are there जो ऐसे रखे हुए हैं, राइट? तो उसको हम इन्वेस्टमेंट में नहीं मानते हैं, वो इज द पासिंग ऑफ द आप लेगेसी फॉरवर्ड पास कर रहे हैं। अगर मेरे अकाउंट में मेरे गोल्ड ज्वेलरी रखी हुई है तो वो मेरी बेटियों को जाएगी नेक्स्ट, राइट? तो वो लेगेसी जा रही है, बट इट इज नॉट हेल्पिंग मी विद माई इन्वेस्टमेंट। ओनली अ इमोशनल सिक्योरिटी, आई एम हैविंग दिस मच ऑफ गोल्ड, so that will not count as an investment में करना है तो see nowadays so many apps are there जहाँ पे हम डिजिटल गोल्ड को बहुत करते हैं, बहुत कम अमाउंट में आप ले सकते हैं, लेकिन वो है कि रेगुलेटेड नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म का विजन है उसमें। गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स दे आर द वन थिंग, वो सजेस्ट कर सकते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उससे आप इमोशनल अटैच नहीं है। आपने आज की वैल्यू में खरीदा, यूनिट्स इंक्रीज हुई, जब आपको अपने किसी को देना होगा या आपको यू हैव टू यूज इट, सो देन द अमाउंट एट दैट टाइम, वो आपका मनी ग्रो हुआ, उसमें कंपाउंडिंग गई, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और द इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड, यू कैन से। So as a planner, you can say the gold ETF and gold mutual fund is the one thing without any emotional connect and bias. So you will get the feeling of the gold. Invest. यानी गोल्ड को ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट ना समझें, यानी गोल्ड का जो आप ज्वेलरी खरीद लेते हैं उसको एक इन्वेस्टमेंट ना समझें, बल्कि डाइवर्सिफाई करिए अलग-अलग गोल्ड बॉन्ड्स या ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स। दूसरा मैम Yes. आपने बताया कि इंश्योरेंस, तो जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो फोकस अक्सर घर के जो मेल है, यानी जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उन पर होता है। वुमेन्स अपना हेल्थ इंश्योरेंस उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि आप ही देखिए। तो क्या वुमेन्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस कवर स्पेसिफिकली जो फीमेल रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, कितना क्रूशियल है, और कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है? एक्चुअली बहुत क्रूशियल है। अगर हम वुमेन की लाइफ देखें ना, सो वुमेन की लाइफ में बहुत ही चीजें ना इज हैविंग द यूनिक हेल्थ रिस्क, बिकॉज वी आर बायोलॉजिकल डिफरेंट, हमारी बनावट ही वैसी है। So we are more prone when we are just going for the maternity, we are going for the child care, the complications nowadays because they're getting late marriages and all these things. So we tend to hospitalize more. पहली चीज। Second thing, अभी जो भी environment है around, so you can find so many females having breast cancer, ovarian cancer, cervical cancers. So these are very common nowadays. You can heard every third and fourth person, more than that. So in that way. So वहाँ पे वो चीज है। सेकेंड, हम we live longer than men. तो जहाँ पे आपका एज टेन्योर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके मेल पार्टनर से ज्यादा है, सो उस टाइम पे लेटेस्ट स्टेज में अगेन द मेडिकल कॉस्ट विल बी मोर, यू रिक्वायर मोर ऑफ ऑन द हेल्थ पार्ट, एंड जो क्लेम्स भी आते हैं वो वुमेन्स के ज्यादा आते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, फैमिली कहती है कि एज अ फैमिली इफ यू सिट टुगेदर, तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, कितना है, 5 to 10 लाख होगा, एंड फैमिली फ्लोटर है या चीजें हैं एंड कवर। बट नो, अगर हम इन प्लान्स की बात करते हैं तो यूजली देयर इज अ डिफरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड देयर इज वन मोर थिंग, क्रिटिकल इलनेस। सो क्रिटिकल इलनेस जो इंश्योरेंस कवर होता है, डिफरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस में आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, सो आपका हॉस्पिटल का बिल रिम्बर्स हो जाता है,
जितना आपका खर्चा हुआ वो आपको मिल जाएगा। क्रिटिकल इलनेस की द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान इज व्हाट, I'm not endorsing anyone, but this is important because women are more open up for this thing. So यहाँ पे आपका क्या होता है कि the moment you being diagnosed with any of the critical illness cover in the plan, a lump sum amount is being transferred to your account. So they will not check, they will not ask कहाँ पे, तो वो पैसा आप ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, वो पैसा आप रिकवरी मोड में यूज कर सकते हैं। So आपका क्या हुआ, आपका सेविंग इफेक्ट नहीं हुआ, घर की जो फैमिली का सेविंग है वो इफेक्ट नहीं हुआ if you take in that plan. So ideally, if I say for the woman, there should be a kit. Basic strategy of insurance should be what? एक आपका basic insurance plan होना चाहिए, 5 to 10 लाख आप करते हैं, म्यूनिसिपल आपका प्रीमियम जो भी आते हैं 20-25,000 पर ईयर, उसके साथ में यू एड अ टॉप अप प्लान। टॉप अप प्लान क्या करता है, बहुत कम प्रीमियम पे आपको बड़ा 99 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर दे देता है। दैट इज द हॉस्पिटलाइजेशन वन। उसके अलावा जस्ट टेक वन मोर प्लान ऑफ द क्रिटिकल इलनेस। सो क्रिटिकल इलनेस भी आपको कवर करता है फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो इन अ कॉम्बो यू हैव द हेल्थ इंश्योरेंस विद टॉप अप विद क्रिटिकल इलनेस, सो योर एवरीथिंग इज बीइंग सॉर्टेड। सो वुमेन की हेल्थ रिस्क को इग्नोर करना इज जस्ट लाइक पूरी फैमिली के फाइनेंशियल प्लान को इफेक्ट करना जैसा होता है, एंड वन शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और उससे भी ज्यादा क्या होता है ना, अगर इफ द इंश्योरेंस इज नॉट इन प्लेस एंड इफ एनी फीमेल इज बीइंग डायग्नोस्ड विद, rather than the बीमारी से ज्यादा उसको इतना दिल पे लगता है कि मेरी वजह से सब इफेक्ट हो रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इमरजेंसी फंड की भी बात करी थी, तो क्या वुमेन्स के लिए कोई अलग इमरजेंसी फंड, यानी एक रेगुलर इमरजेंसी फंड होता है जो 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस को हम कंसीडर करते हैं, तो क्या वुमेन्स के लिए कोई अलग एक डेडिकेटेड इमरजेंसी फंड होना चाहिए? I'm not naming it as an emergency fund. A fund should be there for the women. अब उसके लिए I will suggest see emergency fund हम क्यों लेते हैं at the time of need. So अगर सोलो वुमेन है या फैमिली है, so हमारे जब कुछ टफ टाइम आए, सिचुएशंस सही नहीं हो रिगार्डिंग एनीथिंग, इधर हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, एल्डर केयर हो गया, तो हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, कैरियर ब्रेक लेते हैं, ठीक है। सो इस सब की वजह से क्या होता है, हमारा कॉर्पस जो हम फ्यूचर कॉर्पस की बात करते हैं, जो हम कमा रहे होते हैं, वो इफेक्ट होता है। इन सब में अगर आपने एक प्रोविजन बनाया, बिकॉज एज अ फीमेल हमारे अपने भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। आपकी स्किल्स हो गई, मे बी आपको ट्रेनर चाहिए, योगा के लिए चाहिए, आपके पर्सनल आपके ग्रूमिंग के लिए चाहिए होता है, सो वी नीड सम अमाउंट ऑफ थिंग। ये इमरजेंसी दैट्स व्हाई आई से एक फंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हेन द वुमेन डू ऑल दिस थिंग शी फील हैप्पी एंड द हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट इन द फैमिली। सो इमरजेंसी फंड अगर हम बात करते हैं मेल के लिए, यूजुअली हम बोलते हैं 3 to 6 मंथ का, हम 9 to 12 मंथ्स का भी कर सकते हैं यहाँ पे। और करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उस फंड में द वुमेन शुड हैव हर ओन अकाउंट। उस अकाउंट में उसको पता है कि ये मेरा अकाउंट है। जब वो मेरा जुड़ता है ना, तो उसमें आप थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, आप उसमें और जो भी थोड़ा बहुत कहीं आप एक्स्ट्रा खर्च भी कर रहे होते हैं, देन बिकम कॉन्शियस कि नहीं। और उस अकाउंट में आप रिलीजियसली एक ऑटो ट्रांसफर मोड डाल लीजिए कि जितना भी मेरे से है, आई एम जस्ट पुट इट इन दिस अकाउंट। सो दैट इज अ नीड। सो वहां से जब आपका ये, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वुमेन डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ स्टॉपिंग एंड गेटिंग द मनी बैक, दे जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग। तो वो आपका दोनों फॉर्म में काम करता है, आपका इमरजेंसी फंड के फॉर्म में भी काम करता है, एंड और आपका पर्सनल आपका है, एंड दैट गिव्स यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये मेरा पैसा है। वो कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ भी कहता है, योर मनी इज माई मनी, माई मनी इज माई मनी। सो यहाँ पे वो फीलिंग आती है कि दिस मनी बिलोंग्स टू मी, एंड ऑफ कोर्स वो कहाँ पे कितना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा, यू विल नॉट रियलाइज नाउ, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ यू हैव योर अकाउंट, यू आर डेडिकेटली, आप हर महीने उसमें कुछ ऑटो ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो पैसा हमने ऐसे इन्वेस्टमेंट में डाला है जहाँ पे आप सिंपल, जब वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लिक्विड फंड में डाला, सेविंग अकाउंट में डाला, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड आपका वो पैसा ग्रो करेगा। सो वो अमाउंट आप 9 से 12 महीने के लिए भी, 1 साल तक के लिए भी रखिए, या आप उसको कंटिन्यू भी करें। सो दैट्स व्हाई इमरजेंसी फंड और पर्सनल फंड इज द सेम फॉर वुमेन्स। सो होम मेकर्स को इमरजेंसी फंड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आपने करियर ब्रेक्स की बात करी,
अक्सर देखा गया है कि मैरिज, चाइल्ड बर्थ या फैमिली केयर की वजह से वुमेन्स को करियर ब्रेक लेना पड़ता है। तो इस गैप हाँ। का उनकी लॉन्ग टर्म वेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रिटायरमेंट कॉर्पस पर और इसको वो कैसे मिटिगेट करें? सो दीज आर फॉर द फीमेल्स हु आर वर्किंग, जो काम कर रही हैं। तो जब हम कैरियर ब्रेक की बात करते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज हमारी लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल फॉर्म में, इतने इंटरप्शंस आते हैं, लाइक यू हैव सेड कि चाइल्ड बर्थ है, चाइल्ड केयर है, इमरजेंसी है, आपका कुछ फैमिली में एल्डर केयर हो गया, आपकी शादी हुई, आपका सिटी चेंज हुआ, सो देयर सो मेनी थिंग्स। तो वुमेन्स आर बीइंग uprooted and again rooted again somewhere else, तो वो चीजें वहां पे आती हैं। सो वहां से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मुझे लगता है वो ये होता है कि द मोमेंट आपकी इनकम रुकती है, आप इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देते हो, बिल्कुल। राइट? बहुत होता है कि अगर हमारी इनकम रुकती है, सबसे पहले हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देते हैं, नहीं नहीं अभी अभी तो नहीं है, अभी तो इतने में करना है या बाद में शुरू करेंगे। वहां से सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है वो आता है कंपाउंडिंग का, जो है कंपाउंडिंग लॉस। तो फ्यूचर इम्पैक्ट उस पर आता है। सपोज आपने 5 ईयर्स का गैप लिया, उस 5 ईयर्स के गैप में आपका फ्यूचर कॉर्पस में लैक्स एंड करोड़ तक का भी गैप आ सकता है, रिड्यूस हो सकता है। सिंपल, अगर आप कितने की भी छोटी सी एसआईपी कर रहे हैं, यू नो कि हाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम यहाँ पे, ये भी अगेन एक जार्गन वर्ड है। तो जब आप पैसा निवेश करते हैं तो वो जितने साल तक आप रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, वो पैसा एक्सपोनेंशियल मींस पावर में ग्रो करता है। तो इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपका कैरियर ब्रेक हुआ भी है तो छोटा ही सही इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, तो कंपाउंडिंग कंसिस्टेंट रहती है। सेकेंड हम बात करते हैं, जैसे हमने कैरियर ब्रेक लिया तो एक ने आपने इनकम स्टॉप हुई, आपने इन्वेस्टमेंट स्टॉप किया। सेकेंड, आपका पीएफ एंड ईएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन, ईपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन रुक जाता है। आपका एनपीएस से रिटायरमेंट फंड जो भी आपने ले रखी हैं, टैक्सेशन पर्पज से ले रखे हैं, उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाता है। सो क्या होगा, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एज अ वुमेन हम जैसे ज्यादा लिव लॉन्गर देन मेन करते हैं, एक्सपेक्टेंसी हमारी ज्यादा है। सो वो पीरियड में अगर रिटायरमेंट कॉर्पस कम होगा तो दैट विल आल्सो इफेक्ट, बिकॉज ओवर द पीरियड में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई इधर बढ़ेगी, तो वो पैसा सफाइस इनफ नहीं रहेगा। और थर्ड, जब हम इस गैप के बाद जब हम वापस कैरियर में आते हैं, वट एवर जिस सीजन से हमने ये ब्रेक लिए हैं और हम इससे वापस आते हैं, सो वहां पे इश्यू क्या आता है कि हमें सेम सैलरी पे ज्वाइनिंग नहीं होता है ना। तो जो मार्केट में चल रही होती है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि आपने अपने को अपग्रेड नहीं किया, स्किल्स चेंज हो गए, न्यू स्किल्स रिक्वायर्ड हो गए हैं। सो आपने जब गैप लिया है, सो वो सैलरी पे आपका नहीं होता है, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपका लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल पे आता है, या आपकी सेविंग कैपेसिटी ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। तो कैरियर ब्रेक का फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। सो अब ये तो नहीं कि कैरियर ब्रेक नहीं अवॉइड नहीं कर सकते, दिस इज द नीड ऑफ एन, बिकॉज हमारी वुमेन्स के, हमारी लाइफ के फेजेस ही ऐसे होते हैं कि हमें इन सब की चीजों के चलते हमें लेना होता है। सो नथिंग टू डिसहार्टन, कुछ वो वाली बात है, इसको थोड़ा सा हम प्लान आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो एक फीमेल में एक अप्रोच जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, rather than to stop everything, take a pause in the sense कि आप बहुत बड़ा जो आप कभी इन्वेस्टमेंट करे थे नहीं, बट छोटा ही ये कंसिस्टेंट रखिए, एक छोटी एसआईपी ही चलती रहे, छोटा छोटा अमाउंट भी कितना हो जाएगा यू नेवर नो। सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे तो अपना एक पर्सनल फंड, जैसे हमने पहले ही बात की, उसको आप रिटायरमेंट फंड बोलिए, पर्सनल फंड बोलिए, इमरजेंसी फंड बोलिए, सो वो होना बहुत जरूरी होता है। वो आपको सपोर्ट देता है एक्चुअली। एक आपका सेपरेट अकाउंट भी जब करते हैं तो हर चीज पे आपको स्पाउस की फाइनेंशियल प्लानिंग पे डिपेंड रहने की उतनी जरूरत नहीं होती है, सो यू एबल टू मैनेज दैट। एंड थर्ड, जो भी चीज कर रहे हैं एड ऑन, बिकॉज यू आर केपेबल, यू हैड टेकन द ब्रेक बिकॉज आपने कुछ सिनेरियोस ऐसे थे इसकी वजह से ब्रेक लिया। लेकिन what you can do, you can upskill yourself. What you can do some freelancing project. You can do, some extra. जहाँ पे पैसे कम मिलेंगे, उसमें the quantity will be less, लेकिन consistency बनी रहेगी। So investment के लिए that is your money, and the small amount is also good enough. But the thing is that never completely break from the thing. कि no, अभी मैं पहले ये चीज कर लेती हूँ, उसके बाद I will join, या I will come back in the workforce. And कम बैक ऑन द वर्कफोर्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें भी यू शुड हैव द क्लैरिटी कि वापस आना है, पहले तो वो क्लैरिटी।
मेरा ये गैप जो मैंने कैरियर ब्रेक लिया ये कितने टेन्योर का है, कितने समय के लिए है, वहां से मुझे वापस री एंटर करने में क्या क्या चीजें लगेंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस टाइम पे कौन से स्किल्स रेलेवेंट रहेंगी। तो अपने आप को फाइनेंशियली एज वेल एज स्किल वाइज यू हैव टू अपडेट। तो कैरियर ब्रेक लेना गलत नहीं है, बट हाँ फाइनेंशियली ब्रेक कंप्लीटली लेना दैट इज समवेयर आपको थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा। और हमने यानी एक डेटा के मुताबिक वुमेन की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेन से ज़्यादा होती है। तो इसका Right. मतलब क्या उनका रिटायरमेंट कॉर्पस भी ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि वो बिल्कुल। ज़्यादा सालों तक चले? तो ये जो लॉन्गेटिविटी का रिस्क है इसको टैकल करने के लिए किस तरह का प्लान कर सकती हैं या कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? देखिए लाइफ लॉन्ग हमारी जो एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं फीमेल्स की 5 to 7 इयर्स मेल से ज्यादा ही होती है। और अगर हम कुछ फाइनेंशियल प्लानर्स की बात करें, सीएफपी फाइनेंशियल प्लान की बात करते हैं, उसमें भी ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कभी भी एज अ कपल अगर आप फाइनेंशियल प्लान कोई बना रहे हैं, सो टेक द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द फीमेल, कि आपके बाद फीमेल वहां तक है तो उसको कितना खर्चा लगेगा उस टाइम पे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यहाँ पे क्या चीजें हैं कि ये चीज तो आपकी कैरियर ब्रेक की वजह से रिटायरमेंट कॉर्पस पे भी इफेक्ट आएगा, 5 साल लॉन्ग जी रहे हैं, इंश्योरेंस भी इफेक्ट होगा, ठीक है, आपको हेल्थ मेडिकल कॉस्ट ज्यादा लगेगी टुवर्ड्स द एंड, ये सब चीजें रहेंगी। सो फर्स्ट थिंग जो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज अ फैमिली, एज अ कपल, एज अ इंडिविजुअल, लुक फॉर द हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि मुझे वहां तक मेरे रिटायरमेंट के बाद से मुझे एक पर्टिकुलर हर मंथ इतनी नीड रहेगी। सो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ प्लानिंग, जो हमने गोल प्लानिंग की बात की। इन इंडिया पीपल दे डोंट टॉक मच अबाउट द रिटायरमेंट प्लानिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जिसके लिए आपको लोन नहीं मिलता है। आपको चाइल्ड के एजुकेशन के लिए लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट प्लान के लिए लोन नहीं मिलता है। सो वो आपको यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप लाइफ में 30 इयर्स कमाते हैं एंड 60 के बाद नेक्स्ट 30 इयर्स आपको उसी पे सर्वाइव करना है अलोंग विद द इन्फ्लेशन। सो रिटायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खर्चे कुछ कम होते हैं बट दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं, बच्चों के खर्चे कम होंगे बट आपकी हेल्थ को लेके, चीजों को लेके, ये सब चीजें बढ़ती हैं। एंड यू बिकॉज 60 के बाद एकदम से कोई एकदम बुढ़ा नहीं हो जाता है, दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ, दे वांट टू गो फॉर द हॉबी, ट्रैकिंग, लर्न समथिंग, बट इन सब में पैसा लगता है। So what I want to say, your goal should be clear and start early at either the small amount. Start early investing for the particular this fund, either the male or the female. So as a family कर रहे हैं तो भी ठीक है, but as a for a female, जैसे हमने वो personal fund की बात की थी, let that money be grow. That can be used, आपके रिटायरमेंट के लिए यूज हो सकता है। जितना जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। सेकेंड चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि महंगाई बढ़ेगी। आज अगर आपका एक ब्रेड का पैकेट 50 रुपीज का आता है तो रिटायरमेंट में वो 500 भी हो सकता है। यू नेवर नो हाउ द इन्फ्लेशन ग्रोज। सो वो कंसीडर करके हमें अपने इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी, सो वहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करने चाहिए जहां पे हमारा मनी इन्फ्लेशन को बीट करे। अगर हम एफडी की बात करते हैं, सिंपल लिक्विड फंड, वो 4 या 5 या 6% देता है, राइट, 6 से 7% देगा सेविंग अकाउंट। अगर एफडीज में डालते हैं सेविंग अकाउंट 4 से 5% देगा, बट हमारा इन्फ्लेशन कितना है, 6 to 7%, तो उसको बीट कर रहा है नहीं। सो हमें वो इन्वेस्टमेंट चूज करने पड़ेंगे जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिले। उसमें भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ऐसे स्टडी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं 3 चीजें होती है, इक्विटी होता है, डेट होता है, एंड आपका कमोडिटीज होता है। इक्विटी मींस ग्रोथ, जो कंपनी ग्रो कर रही है आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। डेट जो गवर्नमेंट बेसिस होती है, जहां पे आपको पता है कि इंटरेस्ट कम मिलेगा लेकिन मेरा पैसा बहुत सेफ एंड सिक्योर है बिकॉज गवर्नमेंट कैन गिव इट टू मी। कमोडिटीज, हाउ द थिंग्स आर गोइंग। सो यहाँ पे जब डाइवर्सिफिकेशन करके रखते हैं तो इक्विटी इज द वन जो आपको ग्रो करके देगा। तो रिटायरमेंट के लिए जब आप रिटायर हो रहे हैं या उससे पहले की बात होती है तो वहां पे हम एक स्ट्रेटेजी, 3 बकेट स्ट्रेटेजी बना के दे सकते हैं। 3 बकेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, यूजुअली हम रिटायरीज को देते हैं एंड उसमें आपने 0 से 3 साल, रिटायरमेंट के 3 साल तक आपने जो पैसा है वो बहुत ही लिक्विड फंड्स टाइप में रखा है कि मेरे खर्चे हैं, आजकल के खर्चे हैं। 3 से नेक्स्ट 5 इयर्स, 8 इयर्स तक जो आपने रखा है वो थोड़ा डेट उसमें रखा है।
थोड़ा मिलेगा बट वो मनी मुझे अभी नहीं चाहिए। तो यू डिवाइडेड योर मनी एंड उसके बाद वाला जो अमाउंट है वो नेगलेक्टली वो आपने इक्विटी ओरिएंटेड में रखा है, वहां से आपको रिटर्न्स मिल रहा है। तो जो वहां का एक्स्ट्रा पार्ट आपने अर्न किया वो ब्रिंग इट ऑन द सेकंड बकेट एंड देन टू द फर्स्ट बकेट। सो इन दिस वे यू हैड अ रेगुलर, आपको रेगुलर आपका मंथली इनकम कुछ कुछ आ रहा है एंड इफ यू प्लान इट इट कम्स वेरी प्रॉपर। आपके एनपीएस में इन्वेस्टमेंट्स हो गए, आपके रिटायरमेंट फंड एसडब्ल्यूपी हो गया। सो ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये यहाँ पे आपको एश्योर करते हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपकी जो इनकम है वो कंसिस्टेंट आती रहे। सो यू डोंट हैव टू, आपको किसी से पूछने की या लेने की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं अपनी चीजें मैनेज करने के लिए। Thank you so much, ma'am, for giving your valuable time to all the women viewers. इस टॉपिक पर बहुत ही कम लोग बात करते हैं एंड काफी कंफ्यूजन भी रहता है वुमेन्स को, तो आपका ये डिस्कशन बहुत ही हेल्पफुल रहा आपके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। थैंक यू यशवी, थैंक यू।